च 101 मही का आशुतोष से मिलना, मृत्युंजय का गुस्सा, उम्र का फर्क। शाम के वक्त ग्लोरी। मही इस वक्त अपने कैबिन में अकेले बैठी थी। अनिकेत वहां से जा चुका था और शीतल भी वहां नहीं थी। मही के पास एक पेपर था जिस पर वो डिजाइन बना रही थी। तभी उसके फोन पर किसी की कॉल आती है। मही बिना उसकी तरफ देखे कॉल उठा लेती है। उधर से किसी शख्स की आवाज सुनकर मही के काम करते हाथ रुक जाते हैं। वो फोन अपने कान से हटाकर नंबर चेक करती है। ये नंबर उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं था। फिर वो दोबारा फोन को कान से लगाकर कहती है, मिस्टर देवान, आपको मेरा नंबर कैसे मिला? उधर से आशुतोष बोला, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है मही। उसकी बात सुनकर मही को बहुत अजीब लगा। भला उसे उससे क्या जरूरी बात करनी होगी, वो तो उसे इतनी अच्छे से जानती भी नहीं। फिर अगर कोई बात जरूरी थी भी तो उसे देवराज जी या फिर और किसी के पास कॉल करना चाहिए। अचानक उससे ये सब बातें कहने का क्या मतलब था? मही ने कुछ सोचकर कहा, आई एम सॉरी मिस्टर देवान, लेकिन अगर आपको कोई जरूरी बात करनी है तो आप पापा से बात कीजिए या फिर रोज कैसल आ जाए। इतना कहकर मही फोन रखने ही वाली थी कि तभी आशुतोषा ने कहा, मही मुझे तुमसे ही जरूरी बात करनी है ईशा के बारे में। तुम मेरी बातों को समझोगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे एक बार मिल लो। मैं एड्रेस सेंड कर देता हूं। इतना कहकर उसने अपना कॉल काट दिया। इधर मही फोन को देखने लगी। उससे आशुतोष का अचानक फोन करना और उसे मिलने के लिए बुलाना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे हैरानी भी हो रही थी, मगर फिर ईशा का ख्याल भी आ रहा था। मही सोचने लगी कि वो जाए या नहीं। दूसरी तरफ आर्या इस वक्त हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ज्यादा अच्छे नहीं थे। कुछ यही 5-10 मिनट बाद एक कार उसके सामने आकर रुकी और उस कार से संजय बाहर आया। आर्या ने उसे देखकर अपनी नजरें घुमा ली। तभी संजय उसके पास आकर बोला, आई एम सॉरी आरू, मैं थोड़ा लेट हो गया। उसका थोड़ा शब्द सुनकर आर्या ने गुस्से से अपने कदम बढ़ाकर बोली, थोड़ा? पूरे 1 घंटे से वेट कर रही हूं तुम्हारा और तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम थोड़ा लेट हो गए, इडियट। आर्या जैसे जैसे उसकी तरफ कदम बढ़ा रही थी, संजय उतना ही पीछे होता जा रहा था। वो कार ले डोर से लगकर खड़ा हो गया और घबरा कर बोला, आरू मेरी कार खराब हो गई थी इसलिए मैं। ये सुनते ही आर्या का बचा कूचा गुस्सा भी उस पर फूट पड़ा। इतने बड़े बिजनेसमैन होकर ये खटारा सी कार लेकर घूम रहे हो, अगर लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अपनी कार के लिए खटारा सुनते ही संजय ने एकदम से कहा, देखो आरू, तुम मुझे कुछ भी बोलो लेकिन मेरी कार को खटारा नहीं कह सकती। ये मेरी सबसे फेवरेट कार है। इस पर आर्या ने इसे उंगली दिखाते हुए कहा, तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारी इस खटारा सी कार में नहीं बैठूंगी। अब तुम सोच लो, तुम्हें अपनी इस खटारा कार से ज्यादा प्यार है या मुझसे? उसकी बात सुनकर संजय ने बड़े प्यार से कहा, आरू मेरी। आर्या ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, नहीं मतलब नहीं। इस पर संजय ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, दूसरी कार मंगाता हूं। फिर बड़बड़ाते हुए कहा, और कर ले प्यार, तुझे भी बड़ा शौक था। एक तो ये देखती तो ऐसा है कि लगता है जैसे आंखों से ही मेरी सर्जरी कर देगी। उसने कॉल लगा दिया। उधर से किसी ने कॉल उठाया ही था कि तभी आर्या ने उसका फोन लेकर कॉल कट कर दी। संजय ने उसे सवालिया नजरों से देखा तो आर्या ने उसका फोन उसे वापस करते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है कॉल करने की, इसी चले जाएंगे, लेकिन अगली बार ध्यान रखना। इस पर संजय ने सिर झुकाते हुए कहा, जो हुक्म, अब चले। आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ गई। संजय ने उसके लिए डोर खोला, फिर खुद भी दूसरी तरफ आकर बैठ गया। वो दोनों अपनी डेट पर जा रहे थे। वो इससे पहले भी कई डेट पर जा चुके थे। आज आर्या लेट हो गई थी, इसलिए संजय ने उसे हॉस्पिटल से ही पिक कर लिया था। ग्लोरी। इधर मही बहुत सोचने के बाद आशुतोष के बताए एड्रेस की तरफ चली गई। मही जिस जगह आई थी वो एक पार्क था जहां उसके सिवा कोई नहीं था। मही ने एक बार अपने फोन में एड्रेस चेक किया, फिर बोली, जगह तो ये थी, फिर यहाँ कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? वो कुछ कदम आगे बढ़ी, तभी पीछे से एक आवाज ने उसे पलटने पर मजबूर कर दिया। मही ने पीछे मुड़कर देखा, जहां आशुतोष खड़ा था। आशुतोष को देखकर मही ने कहा, बताए क्या बात करनी थी आपको ईशा के बारे में? वो ठीक तो है ना? इस पर आशुतोष ने कहा, वो ठीक है, मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है, मगर यहाँ नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मही उसे सीरियस नजरों से देखने लगी। पहले ही वो यहाँ मृत्युंजय को बिना बताए आई थी और फिर वो उसे कहीं और चलने को कह रहा था। और फिर वो लोग एक दूसरे को इतनी भी अच्छी तरह से नहीं जानते थे कि आशुतोष उसे साथ चलने के लिए कहे और मही बिना कुछ सोचे उसके साथ चली जाए। उसने सीरियस होकर कहा, किसी को झूठ बोलकर बुलाना बहुत गलत आदत है मिस्टर देवान। इस पर आशुतोष ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तो क्या किसी की बहन को किडनैप कर लेना अच्छी आदत है मिसेज मीरानी? उसकी बात सुनकर मही कंफ्यूज होकर बोली, क्या मतलब?
इस पर आशुतोष ने कहा, सारे मतलब समझ आ जाएंगे लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि मुझे मृत्युंजय से मिलना है और जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी बीवी मेरे पास है तो वो भागता हुआ यहाँ आएगा। आशुतोष की बात पर मही को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मुझे न तो अब आपसे कोई बात करनी है और न ही मैं आपके साथ कहीं जाऊंगी। आपको जो भी कहना है घर आकर सबके सामने कहिए। इतना कहकर मही वहां से जाने पलटी तो उसके सामने आशुतोष के साथ आए हुए गार्ड आकर खड़े हो गए। मही उन्हें देखकर ठिठक गई और 2 कदम पीछे हो गई। वो एक पल के लिए घबराई, फिर गुस्से से आशुतोष से बोली, ये क्या हरकत है मिस्टर देवान। इस पर आशुतोष ने उसके पास आते हुए कहा, देखो मही, मुझे मेरी बहन के बारे में जानना है। उसे तुम्हारे पति ने गायब करवा दिया है और वो कहा ये सिर्फ मृत्युंजय को पता है। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता, मैं बस मृत्युंजय से मिलना चाहता हूं। बहुत दिनों कोशिश कर रहा हूं मगर उसने मेरी हर कोशिश नाकाम कर दी है, इसलिए अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो वो भी वहां जरूर आएगा। मही उसकी बात सुनकर भी अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिली। वो पहले तो उसकी बहन के बारे में सुनकर हैरान हुई क्योंकि उसकी सिर्फ एक बहन थी, नैना, जो सुसाइड कर चुकी थी। और फिर मृत्युंजय के बारे में सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। वो वैसे ही गुस्से से उसे देखते हुए बोली, अपनी हद में रहिए मिस्टर देवान, मैं अपने पति के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी, समझे आप, और नहीं मैं यहाँ एक पल भी रुकने वाली हूँ। तो आशुतोष ने कहा, मही, मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो, प्लीज मेरे साथ चलो। ये कहते हुए वो उसे पकड़ने को हुआ तो मही फौरन पीछे हो गई और जाने लगी। ये देखकर पहले तो आशुतोष ने अपना हाथ पीछे कर लिया मगर जो मही नहीं रुकी तो उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरी बात सुनो। कहते कहते ही वो मही की मुंह से चीख सुनकर चुप हो गया। आशुतोष ने उसका हाथ छोड़ दिया। ठीक उसी वक्त अब तक छुपे हुए गार्ड बाहर आ गए और उन सब ने अपनी गन को आशुतोष के सिर पर पॉइंट कर दिया। इधर पीछे आशुतोष के गार्ड भी अभी अभी आए गार्ड के गन पॉइंट पर थे। उनमें से एक गार्ड ट्रिगर दबाने वाला था कि दूसरे गार्ड के आंखों से मना करने पर रुक गया। वो गोली नहीं चला सकते थे क्योंकि उन्हें इसके ऑर्डर नहीं थे। इधर मही अपना हाथ पकड़कर खड़ी थी, दर्द की कुछ लकीरें उसके माथे पर थी। दरअसल आशुतोष ने गलती से उसका वही हाथ पकड़ लिया था जो पहले से नीला पड़ा था। वैसे तो उसमें इतना दर्द नहीं था मगर आशुतोष ने उसे रोकने के लिए कसकर पकड़ लिया। आशुतोष जो मही से सॉरी बोलने ही वाला था वो इतने सारे गार्ड को देखकर हैरान रह गया। हैरान तो मही भी हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, तभी उससे एक घुटी हुई चीख के साथ किसी के टूटने की आवाज भी आए। उस चीख से ज्यादा मही उस टूटने की आवाज से कांप गई। वो जो आशुतोष के गार्ड को देखकर भी डरी नहीं थी, वो सिर्फ उस एक आवाज से डर गई। उसने झट से मुड़कर सामने देखा तो वहां मृत्युंजय खड़ा था। उसने आशुतोष का वही हाथ मोड़ दिया था जिससे उसने मही को पकड़ था और ये टूटने की आवाज आशुतोष के हाथ की ही थी। मृत्युंजय को देखकर मही की आंखें बड़ी हो गई। वही मृत्युंजय ने मही को कांपता देख आशुतोष का हाथ छोड़ दिया। आशुतोष ने दर्द से अपना हाथ दूसरे हाथ से पकड़ लिया। मृत्युंजय को देखकर हैरान तो वो भी था क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि वो यहाँ आ जाएगा। इधर मृत्युंजय अपनी नीली बेहद सर्द नजरों से आशुतोष को देख रहा था। अब तक उसने मही को देखा नहीं था। उसने उसका हाथ तो छोड़ दिया लेकिन उसका गला पकड़ लिया। वही आशुतोष जो कुछ देर पहले संभला था वो एक बार फिर मृत्युंजय के शिकंजे में आ गया। ये देखकर मही घबराकर मृत्युंजय का हाथ उसके गले से हटाने की कोशिश करने लगी। ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए उन्हें मीरानी साहब, वो मर जाएंगे। मही की फिक्र भरी बातें मृत्युंजय के लिए आग में घी डालने जैसी लग रही थी क्योंकि इस फिक्र पर भी सिर्फ उसका हक था, सिर्फ उसका, जो कि वो आशुतोष के लिए दिखा रही थी। आपको मेरी कसम, उन्हें छोड़ दीजिए। इन कुछ लफ्जों को सुनकर मृत्युंजय ने आशुतोष को छोड़ दिया और ये देखकर मही ने राहत की सांस ली। लेकिन जाने अनजाने वो मृत्युंजय को भड़का चुकी थी। उसकी मुट्ठी आपस में इतनी कस गई कि बस खून निकलने की देरी थी। मृत्युंजय ने अपने गर्दन को लेफ्ट राइट मोड़ा और आशुतोष को अपनी नीली बेहद सर्द आंखों से देखा और उसे ऐसे देखकर आशुतोष की सांस रुकते रुकते रह गई। मही के आखिरी अल्फाज उसके कानों में जितना गहराई से गूंज रहे थे, उसका पागलपन उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा था। इधर मही मृत्युंजय के इस पागलपन से अनजान उससे बोली, आप। उसने अभी इतना ही कहा था तभी मृत्युंजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वहां से ले जाने लगा। ये वो हाथ नहीं था जिसे कुछ देर पहले आशुतोष ने पकड़ा था। मही को उसके साथ चलने के लिए लगभग भागना पड़ रहा था। मृत्युंजय इस बार वाकई बहुत गुस्से में था। इधर आशुतोष पीछे से चीख रहा था, मृत्युंजय मेरी बहन कहाँ है, कहाँ छुपा कर रखा है तुमने उसे। मृत्युंजय मही को उसकी कार के पास लाकर छोड़ा। मही ने संभलने के लिए कार को पकड़ लिया वरना वो वाकई गिर जाती। उसने मुड़कर मृत्युंजय को देखा जो अपना गुस्सा संभालने की भरपूर कोशिश कर रहा था। वो लंबी सांसें लेते हुए खुद पर छूटते कंट्रोल को वापस कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। मही ने अपने हाथ की तरफ देखा जहां मृत्युंजय के उंगलियों के लाल निशान बने हुए थे।
आज वो वाकई अपने गुस्से पर कंट्रोल खो चुका था, मगर फिर भी ना जाने कैसे उसने मही के सामने खुद पर काबू कर लिया, क्योंकि उसका ये गुस्सा किसी की सांसें बंद करने के साथ ही छूटता था। लेकिन इस बार भी वो भूला नहीं था कि सामने मही उसकी बीवी खड़ी थी। मही की नम आंखें मृत्युंजय की पीठ को देख रही थी। उसने कहा, मेरी बात। इस पर मृत्युंजय ने उसकी बात को काटते हुए कहा, जाओ यहां से। मही एक पल के लिए खामोश हो गई, क्योंकि वो इस बार बेहद रुड था। फिर बोली, चली जाऊंगी, लेकिन आप मिस्टर देवान को कुछ नहीं करेंगे। आज मही बार बार उसका सब्र आजमा रही थी। मृत्युंजय, जो बहुत मुश्किल से खुद के गुस्से पर काबू किए खड़ा था, वो एक बार फिर अपना काबू खोते हुए उसकी तरफ पलटकर उसकी दोनों बाजुओं को कसकर पकड़ते हुए अपनी गुस्से से भरी सर्द आवाज अपने दांतों की भींचते हुए बोला, मेरा सब्र आजमाने की कोशिश मत करो माहिया। मही, जिसने उसके इतना कसकर पकड़ने से दर्द से अपनी आंखें भींच ली थी, वो अपना नाम सुनकर फिर से खोल ली। उसने अपनी नम आंखों से मृत्युंजय को देखा। आज पहली बार उसने मही का नाम लिया था, वरना चाहे वो कितना गुस्सा क्यों न हमेशा उसे बीबी ही बुलाता था। यहाँ तक कि जब वो उससे प्यार नहीं करता था तब भी उसने कभी उसे उसके नाम से नहीं बुलाया था। लेकिन आज मही ने वाकई हद कर दी थी। वो आशुतोष से मिलने के लिए उसके गार्ड से छिप कर गई थी। हाँ, वो बात अलग थी कि मृत्युंजय के गार्ड को ये सब पता था और वो तब से ही मही का पीछा कर रहे थे। बस उन्हें ये नहीं पता था कि मही जा कहाँ रही थी। और फिर मही का आशुतोष के लिए कंसर्न मृत्युंजय के गुस्से को हवा दे चुका था। हालांकि ये कंसर्न सिर्फ इसलिए था क्योंकि ईशा अब देवान फैमिली में थी और कहीं ना कहीं वो नहीं चाहती थी कि मृत्युंजय उसके साथ भी कुछ भी करे, या फिर कोई भी काम जो गलत है वो उसमें इन्वॉल्व हो, वरना उसे आशुतोष से जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन मृत्युंजय अपने गुस्से में ये बात समझ नहीं पा रहा था, या शायद समझते हुए भी उसे अनदेखा कर रहा था। मही के आंखों में आंसू देखकर मृत्युंजय ने उसे छोड़ दिया और कार का डोर खोलकर कहा, सर्द आवाज में कहा, बैठो। इस पर मही खड़ी रही। उसने कुछ कहने की कोशिश की तो मृत्युंजय ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, आई सेड सिट। उसके चीखने पर मही चिहुंड गई। उसने सिसकते हुए कार का डोर खोला और अंदर बैठ गई। मृत्युंजय ने उसके बैठते ही कार का डोर बंद किया, और वो भी इतनी तेज से किया था कि अगर कोई नॉर्मल कार होती तो शायद दरवाजा टूटकर हाथ में रह जाता। मही ने भी कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। इधर मृत्युंजय अपनी कार की तरफ आया और लेकर चला गया। मही अपनी कार की विंडो से उससे जाता देखती रही। मृत्युंजय की कार पल में उसके आंखें से ओझल हो गई थी। फिर उसने अपने आंसुओं को साफ किया और सामने की तरफ देखने लगी। कुछ घंटों में मही की कार रोज कैसल पहुंची और सीधा अपने कमरे में चली गई। रास्ते भर उसके अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल संभाला था। वो बाथरूम में गई और वॉश बेसिन के पास जाकर अपना मुंह धुलने लगी। उसके आंसू इस पानी में ही बह गए। थोड़ी देर बाद मही अपने कपड़े बदलकर कमरे से निकलकर नीचे आ गई। ठीक उसी वक्त निकिता आ गई। मही का ध्यान तो इस वक्त मृत्युंजय की बातों में अटका हुआ था, इसलिए उसने निकिता पर ध्यान ही नहीं दिया। वो वहां से गुजरते हुए मंदिर की तरफ बढ़ने लगी तो निकिता ने उसे रोकते हुए कहा, भाभी। निकिता की आवाज से मही होश में आए और उसे देखते हुए बोली, हाँ तुम कब आए? इस पर निकिता ने कहा, आपके सामने तो आए, क्या हुआ, सब ठीक तो है? तो मही ने हाँ में सिर हिला दिया और उसे पानी का गिलास दे दिया। तो निकिता ने भी अपना सिर हिलाकर पानी का गिलास उससे ले लिया और फिर सोफे पर बैठते हुए कहा, आज तो मैं बहुत थक गई, शादी की छुट्टियों की वजह से बहुत सारा वर्कलोड हो गया, अब तो सिर में भी दर्द हो रहा है। इस पर मही ने कहा, तो सो जाओ, आराम मिल जाएगा। निकिता ने पानी का पीकर गिलास को टेबल पर रखते हुए कहा, नींद भी तो नहीं आ रही है भाभी, वरना तो थोड़ी देर ऑफिस में ही सो जाती। उसकी बात सुनकर मही हल्का सा मुस्कुरा दी, फिर बोली, अच्छा मेरे साथ चलो। इस पर निकिता बोली, कहा। तो मही ने कहा, चलो तो बताती हूँ। इतना कहकर वो निकिता को रोज कैसल के पीछे गार्डन की तरफ ले आए, जहाँ एक कमरे से पूरा गार्डन नजर आता था। वो कमरा ड्राइंग रूम की तरह था। कुछ देर में वहां निकिता की बातों की आवाज गूंजने लगी। अभिषेक और अक्षय जो अभी अभी आए थे वो भी वही आ गए। वहां मही सोफे पर बैठी हुई थी और निकिता उसके पैरों के पास नीचे जमीन पर बैठी थी। मही निकिता के बालों की तेल मालिश कर रही थी और साथ में दोनों बातें भी कर रही थी। अभिषेक और अक्षय वहां आकर बैठ गए। निकिता उन दोनों को देखकर बोली, क्या बात है, सब आ गए ऑफिस से? इस पर अक्षय बोला, नहीं अभी तो सिर्फ हम दोनों आए हैं, डैड और बी डैड को आने में थोड़ा टाइम है। इस पर निकिता ने कहा, ओह। तभी अभिषेक बोला, भाभी माँ, क्या आप मेरे भी ये कर देंगी? इस पर मही ने कहा, हाँ आ जाओ, वैसे भी निकिता के हो ही गया। उद्धरण चिन्ह। निकिता वहां से उठ गई और अभिषेक वहां बैठ गया। इतने में अन्नी वहां आकर बोला, क्या बात है, आज सब यहाँ है? फिर वो निकिता से बोला, मामी आप उजड़ी हुई सी क्यों लग रही है, आपने बालों का कोई नई कटिंग कराई है?
अन्नी की बात सुनकर अक्षय की हंसी छूट गई तो वही निकिता उसे घूरकर देखने लगी और बोली, भाभी से तेल मालिश कराई थी इसलिए मेरे बाल ऐसे हैं, और ये तुम ना मुझे मामी मत बुलाया करो, ऐसा लगता है जैसे 45 साल की बूढ़ी औरत से बात कर रहे हो, अभी मैं सिर्फ 26 की हूँ। तो अभिषेक ने अचानक कहा मतलब आप भाई से पूरे 4 साल छोटी है। इस पर निकिता ने कहा, तुम्हारा भाई 30 का है। तो अन्नी बोला, हाँ बड़े बड़े मामा और विवान मामा दोनों 30 के हैं और मैं 23 का, आपसे पूरे 3 साल छोटा। तभी अक्षय ने बोला, मैं भी अभी 24 का हूँ। इतने में अभिषेक ने कहा, लेकिन मैं भाभी से बड़ा हूँ, मैं 29 का हूँ। वैसे भाभी माँ आपकी उम्र कितनी है? इस पर महीने जो उन सब की बातें सुन रही थी वो बोली, 22। उसकी उम्र सुनकर वहां सब चौंक गए। अभिषेक भी मुड़कर उसे देखने लगा और बोला, क्या आप सिर्फ 22 की हो? मतलब मृत्युंजय भाई से पूरे 8 साल छोटी। निकिता भी उसे ध्यान से देखने लगी, फिर बोली, हाँ मैंने भी आज से पहले ध्यान नहीं दिया, आप देखने में अपनी उम्र से भी कम ही लगती हो। आज से पहले किसी ने मही को ऐसे देखा ही नहीं था, मगर जब पता चला कि वो 22 की है तो सब उसे उसी नज़र से देख रहे थे। वो 22 की भी नहीं लगती थी, बल्कि अपनी उम्र से 1-2 साल कम ही लगती थी। वो सब मही और मृत्युंजय के बीच उम्र का फर्क जानकर चौंक गए थे, क्योंकि 8 साल फर्क बहुत होता है। और थोड़ी हैरानी तो उन्हें निकिता और विवान के बीच का फर्क जानकर भी हुई थी। मही उन सब को खुद को घूरता पाकर बोली, क्या हुआ? इस पर सबकी अटकी नजरें मही से हट गई। अभिषेक भी वापस मुड़कर बैठ गया। रात के वक्त डिनर पर सब मौजूद थे सिवाय मृत्युंजय, क्योंकि वो तो इस वक्त कभी होता ही नहीं था। डिनर के बाद हमेशा की तरह मही मृत्युंजय का इंतजार कर रही थी, लेकिन आज शायद उसका इंतजार लंबा होने वाला था। 100 चैप्टर पूरे हो गए। पता है, मैंने जब इसे लिखना शुरू किया था तब सोचा था कि बस 50 चैप्टर ही लिखूंगी, लेकिन फिर आप सब की वजह से मैंने कहानी को और लंबा कर दिया। फिर सोचा कि सिर्फ 100 चैप्टर ही लिखूंगी, लेकिन अब भी कोई इरादा नहीं लग रहा है इसे छोड़ने का। ये अगर अभी भी चल रही थी तो सिर्फ आपकी वजह से, तो जब तक आप सब पढ़ते रहेंगे ये नोवेल बंद नहीं होगी। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ रीडर्स। 102 लापरवाही सजा रोमेटिक नाइट क्लब। ये क्लब वही था जहां संजय की बर्थडे पार्टी हुई थी। यहाँ बहुत सारी बिजनेस मीटिंग होती थी। संजय क्लब मुंबई में बहुत फेमस था। फिलहाल तो यहाँ कोई नहीं था सिवाय 3 लोगों के। क्लब के बार में मृत्युंजय, विवान, संजय तीनों बैठे थे। तीनों के हाथ में एक एक वाइन से भरा गिलास था। विवान तो डिनर के बाद बस सोने जा रहा था, लेकिन तभी उसे संजय का कॉल आ गया, इसलिए वो चला आया। इस बीच निकिता ने भी उसे टोका तो वो एक जरूरी काम का कहकर यहाँ आ गया। हालांकि मृत्युंजय और संजय यहां अपने काम के सिलसिले में आए थे। सब कुछ डिस्कस करने के बाद संजय और मृत्युंजय दोनों वाइन पीने लगे। तभी संजय ने विवान को भी बुला लिया। अब वो तीनों अपने प्राइवेट बार में बैठे थे। वैसे तो मृत्युंजय स्मोकिंग तो करता था, ड्रिंक बहुत कम करता था, बिल्कुल न के बराबर। संजय और विवान कुछ न कुछ बोले जा रहे थे, मगर मृत्युंजय बिल्कुल चुपचाप बैठा ड्रिंक कर रहा था। उसके हाथ में उसका फोन था जो ऑन था। तभी रॉकी वहां आकर बोला, सर ये सारी फाइल रेडी है। तो मृत्युंजय ने उसे अपनी नीली आंखों से देखा। रॉकी को तो लगा जैसे उसकी सांसों पर किसी ने पाबंदी लगा दी, क्योंकि वो नीली आंखें इतनी सर्द थी कि आसपास गलन बढ़ने लगी थी। उसने अपनी सर्द और कर्कश आवाज में कहा, अमेरिका की सारी ब्रांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए मुझे, वो भी कल सुबह। मृत्युंजय की ये बात सुनकर रॉकी की हालत लगभग रोने जैसी हो गई। उससे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस बात की सजा मिल रही है। अमेरिका में ओसीएफ की कोई 1-2 ब्रांच नहीं थी, बल्कि बहुत थी। उसे सबका प्रोग्रेस डाटा कलेक्ट करने के लिए लगभग 1-1.5 हफ्ता तो चाहिए था, और वो 1 हफ्ते का काम 1 रात में कहने को कह रहा था, जो कि आधी निकल चुकी थी। रॉकी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसका मूड खराब क्यों है, क्योंकि सुबह तक तो सब अच्छा था। खैर जो भी हो, उसे तो अब सोने को भी नहीं मिलने वाला। जी बॉस। बड़ी मुश्किल से ये कुछ चंद लफ्ज निकालते हुए रॉकी वहां से चला गया। इधर संजय रॉकी को एक दबी मुस्कुराहट के साथ देखने लगा। फिर उसने मृत्युंजय को देखते हुए कहा, वैसे मृत्युंजय आज तुम गुस्से में लग रहे हो, कहीं भाभी से लड़ाई तो नहीं हो गई? इस पर मृत्युंजय ने उसे देखा तो वो बोला, मैं बस अंदाजा लगा रहा था। तभी विवान ने कहा, वैसे तुम घर नहीं चलोगे? मही तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। उसकी बात का मृत्युंजय ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गिलास को अपने मुंह से लगा दिया। इस पर विवान और संजय उसे हैरानी से देखने लगे। आज वो मही की तरफ से पूरी तरह खुद को लापरवाह दिखा रहा था। तभी विवान ने उठते हुए कहा, 12 बजने वाले हैं, तुम्हें उसकी तरफ से इतना भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। वो अभी नादान ही है, हो जाती है कभी कभी गलती। संजय भी विवान की बात हाँ में सिर हिलाकर खड़ा हो गया। हालांकि विवान को पता तो नहीं था कि मृत्युंजय और मही के बीच क्या बात हुई थी, मगर उन्हें अंदाजा था कि जरूर कोई ना कोई बात हुई होगी, और शायद इस बार मही ने बड़ी गलती की थी। संजय बाहर आते हुए विवान से बोला, ये जाएगा या नहीं?
इस पर विवान ने कहा, जाएगा जरूर जाएगा, ये यहाँ बैठा जरूर है लेकिन इसका दिल दिमाग मही के पास ही है। बातें करते हुए वो दोनों क्लब से बाहर आ गए और वहां से अपनी अपनी कार में बैठकर चले गए। इधर मृत्युंजय ने एक झटके में वाइन को अपने गले से नीचे उतारा, फिर ऑन हुए फोन को बंद किया और अपने पेंट की पॉकेट में रख लिया, फिर अपना कोट उठाकर एक हाथ पर डाला और बाहर की तरफ चल दिया। विवान, संजय अनजान थे इस बात से कि जितनी देर तक मृत्युंजय यहाँ बैठा था उतनी देर में न जाने कितनी बार वो रोज कैसल में बैठी मही को अपने फोन के जरिए देख चुका था। उसे खबर थी इस बात की मही उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वो गुस्से की वजह से घर नहीं गया था। इधर रोज कैसल में मही अपने कमरे की बालकनी में बेचैनी से इधर उधर घूमते हुए मृत्युंजय का इंतजार कर रही थी। वो हमेशा 10 बजे या कभी कभी 11 बजे आ जाता था, लेकिन अभी तो 12 जब चुके थे और मृत्युंजय अब तक नहीं आया था। अब मही को महसूस हो रहा था कि जब कोई बिना बताए कहीं जाए और फिर ना आए तो कैसी हालत होती है। मही भी मृत्युंजय को बिना बताए गई थी, तब उसकी क्या हालत हुई होगी। वो उसके गार्ड से भी बचकर गई थी। हालांकि मही भी गलत नहीं थी, उसने सोचा था कि आशुतोष से बात करके वो रोज कैसल आ जाएगी और फिर मृत्युंजय को सब बता देगी, लेकिन उसके कुछ बताने से पहले ही उसे पता चला गया। मही अपनी सोच में थी, तभी बाहर से आती एक कार की आवाज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। मही को लगा मृत्युंजय आ गया। उसे कार तो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मही अपना दुपट्टा लेकर नीचे आ गई और दरवाजे की तरफ गई तो विवान अंदर आया। विवान को देखकर मही थोड़ी हैरान भी हुई और उदास भी हो गई। विवान ने मही को देखा और कहा, तुम अभी तक जग रही हो? इस पर मही ने कहा, हाँ बस नींद नहीं आ रही थी। वैसे आप तो घर पर थे न, फिर बाहर से कैसे? तो विवान ने कहा, हाँ एक जरूरी काम से गया था, आते आते लेट हो गया, अब चलता हूँ। विवान कहते हुए अपने ऊपर की तरफ जाने लगा, तभी एक पल के लिए रुका और बोला, मही मृत्युंजय आता ही होगा। इस पर मही ने अपना सिर हिला दिया। विवान अपने कमरे की तरफ चला गया और मही दरवाजे की तरफ एक नजर देखकर पलट गई। तभी दोबारा डोर खुला और इस बार मृत्युंजय अंदर आया। उसके एक हाथ पर उसका काला कोट टंगा था। उसकी नजर सबसे पहले मही पर पड़ी, जो पलटकर खड़ी थी। वो शायद किसी गहरी सोच में थी, इसलिए उसे दरवाजा खुलने की आवाज नहीं आई और उसकी ये बेखबरी मृत्युंजय को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसकी आंखें सख्त हो गई। वैसे तो मही अक्सर उसकी आहट भी पहचान जाती थी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि किसी सोच में डूब जाती थी। हालांकि उसकी बेखबरी की वजह भी मृत्युंजय ही था और ये बात जानते हुए भी मृत्युंजय को मंजूर नहीं थी, क्योंकि जब वो सामने हो तो उसकी सोच से ज्यादा उसकी आंखों में रहना उसे ज्यादा पसंद था। कुछ अजीब ही ख्याल थे मृत्युंजय के, इतना एडिक्टेड वो सिर्फ अपनी जीत के लिए था और आज उतना ही मही के लिए भी हो गया था। इधर विवान कमरे में आया तो लाइट जल रही थी और निकिता बेड पर बैठी विवान को घूर रही थी। विवान उसे देखकर बोला, तुम सो नहीं रही हो? इस पर निकिता ने कहा, कहाँ गए थे तुम? कौन सा काम रात के 12 बजे खत्म होता है? निकिता की बात सुनकर विवान ने डोर बंद करते हुए कहा, मेरा होता है और तुम इतनी रात को क्यों जाग रही हो, सो जाओ। इस पर निकिता बेड से खड़ी होकर उसके पास आकर बोली, तुम्हें मेरे सोने की कुछ ज्यादा परवाह नहीं है, आखिर बात क्या है? निकिता के अचानक खड़े हो जाने पर विवान उसे देखता रह गया, फिर बोला, ये रात को तुम्हें सीआईडी बनने का भूत कब से चढ़ गया, चुपचाप जाकर सो जाओ। विवान वहां से बाथरूम की तरफ जाने लगा तो निकिता ने उसका हाथ पकड़कर उसे घूरते हुए कहा, तुमने ड्रिंक की है? अब विवान चुप हो गया, फिर बोला, हाँ तो? इस पर निकिता ने गुस्से से कहा, तुम तो काम करने गए थे या ड्रिंक करने? एक वहां मेरी भाभी तुम्हारे भाई के लिए जग रही है और एक तुम जो रात के 12 बजे ड्रिंक करके आ रहे हो और उस पर अकड़ रहे हो। इस पर विवान ने उसकी पकड़ से अपना हाथ हटाते हुए गुस्से से कहा, हाँ तो क्लाइंट के साथ बैठा था, कर ली ड्रिंक, तुम्हें उससे भी कोई प्रॉब्लम है? तो निकिता ने उसी लहजे में कहा, मुझे तुम्हारे ड्रिंक करने से प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि रात को ड्रिंक करके आने से है, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए वरना। विवान ने इसे घूरते हुए कहा, वरना क्या? तो निकिता ने कहा, जब अगली बार आओगे तो पता चल जाएगा, तब तक लिए गुड नाइट। इतना कहकर वो बेड की तरफ जाने लगी, लेकिन बीच में ही नीचे पड़े डोरमेट में उलझकर लड़खड़ा गई। वो नीचे गिरने को हुई तो विवान ने उसे संभाल लिया। उसने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे पकड़ लिया और कहा, क्या कर रही हो? अब चलना भी भूल गई हो क्या? निकिता जो एक पल के लिए घबरा गई थी, वो उसे पकड़कर एक गहरी सांस लेकर बोली, थैंक यू, तुमने बचा लिया, वरना मैं चलने लायक नहीं रहती। तो विवान ने फिक्र से कहा, ध्यान से चला करो। इस पर निकिता ने कहा, हाँ वो पता नहीं कैसे ये डोरमेट। कहते कहते वो चुप हुई और घूर कर विवान को देखकर बोली, तुम ना इन सब में मुझे फंसाने की कोशिश मत करो, मैं सीरियस हूँ विवान। फिर बेड पर आकर ब्लैंकेट लेकर लेट गई। विवान ने अपना सिर न में हिलाया, फिर बाथरूम की तरफ चला गया।
इधर मृत्युंजय मही की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। किसी की आहट पर मही ने मुड़कर देखा तो अचानक अपने सामने मृत्युंजय को देखकर वो लड़खड़ा गई। मृत्युंजय ने अपना दूसरा हाथ मही की कमर में डालकर उसे गिरने से बचा लिया। इस बीच उसका कोट अब भी उसके दूसरे हाथ अपनी मौजूदगी जाहिर कर रहा था। मृत्युंजय ने मही को अपनी तरफ खींच लिया, जिस वजह से मही ने सिर मृत्युंजय के मजबूत सीने से जा टकराया। एक पल के लिए मही को लगा जैसे उसका सिर किसी पत्थर से जा टकराया हो। उसने अपना नजरें ऊपर उठाकर मृत्युंजय को देखा, जो उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। मही को तो लग रहा था कि उसका शाम का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है, और सच भी था, वाकई अभी उसका गुस्सा खत्म नहीं हुआ था। पहली बार कोई उसके हाथों से बचा था। पहली बार मृत्युंजय ने अपने गुस्से में किसी की सांसें बख्शी थी, और ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उसने ये किया सिर्फ मही के लिए। उसी ने उससे कसम दी थी कि वो आशुतोष को छोड़ दे, तो छोड़ दिया था उसने, मगर उसका ये कंसर्न मृत्युंजय के असीम गुस्से की वजह बन चुकी थी। इस बार वो नाराज तो नहीं, मगर गुस्से में बहुत था, जो अब तक कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मही ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला तो मृत्युंजय उसे छोड़कर ऊपर जाने लगा। मही अपना उसे उदास होकर देखने लगी, फिर किचन की तरफ चली गई। वो सब्जी को माइक्रोवेव में रखते हुए खुद से बोली, इतनी बड़ी गलती भी नहीं है जो गुस्सा होकर बैठ गए हैं। फिर खुद ही तो चिल्लाए थे मुझ पर, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। फिर वो चील कर बोली, ये खड़ूस भी है ही ऐसे 24 घंटे गुस्सा लेकर घूमते हैं। ऐसा लगता है जैसे सबका गुस्सा उधार लेकर घूमते हैं, और मैं भी पागल हूँ, जरूरत क्या थी कहीं जाने की। फिर उसने ग्लव्स पहनकर माइक्रोवेव से गर्म की हुई सब्जी निकाली, फिर खाना डाइनिंग टेबल पर लगाकर बैठ गई और मृत्युंजय के नीचे आने का इंतजार करने लगी। मगर जब काफी देर तक मृत्युंजय नीचे नहीं आया तो वो ही उठकर ऊपर चली गई। मही कमरे में पहुंची तो वहां कोई नहीं था। फिर वो बालकनी की तरफ गई, जहां मृत्युंजय टैब में देखते हुए फोन पर रोकी से बात कर रहा था। मही को उस पर बहुत गुस्सा आया। वो नीचे उसका इंतजार कर रही थी और वो यहाँ फोन पर रॉकी से बात कर रहा था। एक तो पहले ही वो लेट आया था और उस पर भी उसका काम अभी भी खत्म नहीं हुआ था। मही वहां आए और टेबल से फोन उठाकर बोली, रॉकी भैया, रात के 12 बज चुके हैं, आपका ऑफिस टाइम खत्म हो चुका है, इसलिए अब कोई काम नहीं होगा और न ही दोबारा आप इधर फोन करेंगे, समझ गए। उधर से रॉकी अचानक मही की आवाज सुनकर पहले तो हड़बड़ा गया, लेकिन जैसे ही उसने मही की बात सुनी तो वो खुश होकर बोला, ओके मैडम, आप जैसा कहेगी वैसा ही होगा। उसकी इतनी बात सुनते ही मही ने फोन काट दिया और मृत्युंजय को घूर कर देखने लगी, जिसने टैब से अभी तक अपनी नजरें नहीं हटाई थी। मृत्युंजय फ्रेश होकर नीचे ही डिनर के लिए ही जा रहा था, मगर इससे पहले वो नीचे जाता रॉकी का कॉल आ गया। रॉकी ने किसी जरूरी काम के लिए ही उसे कॉल किया था, वरना इस वक्त वो कभी उसे कॉल नहीं करता, और इसलिए मृत्युंजय उसका कॉल उठाकर बालकनी में चला आया। तभी मही वहां आ गई। मृत्युंजय की सख्त नजरें अब भी अपने टैब पर थी और उसकी इन सख्त नजरों में जरा भी नरमी नहीं थी, जरा सी भी नहीं। वो चाहता था तो मही उसका फोन उठा ही नहीं पाती। मही ने उसे घूरते हुए कहा, मैं आपका वेट कर रही थी। इस पर मृत्युंजय ने अपने टैब को देखते हुए ही कहा, क्यों? उसकी इस रूड भरी बातों पर मही को गुस्सा भी आया और उदास भी हो गई। उसने उसके हाथ से टैब छीना और उसे टेबल पर लगभग पटकते हुए उसकी गोद में बैठ गई। मृत्युंजय इस वक्त वाकई एक जरूरी काम कर रहा था, यहाँ तक कि उसके टैब में कोई जरूरी फाइल थी, लेकिन मही ने उससे बड़ी लापरवाही से पटका था। हालांकि मृत्युंजय को इस बात की उससे ज्यादा फिक्र नहीं थी, क्योंकि ये सारी चीजें उसे दोबारा मिल जाती। मगर फिर भी अगर मही की जगह कोई और होता, नहीं होता ही नहीं, क्योंकि उसके हाथ से कोई चीज छीनने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन अगर किसी ने ये गलती की भी होती तो मृत्युंजय उसकी जान निकाल चुका होता, मगर मही उसकी तो एक सांस मृत्युंजय के लिए उसकी जान से भी ज्यादा कीमती थी। इसलिए अगर वो टूट भी जाता तो भी मृत्युंजय उससे कुछ नहीं कहने वाला था, क्योंकि उसकी नजरों में इन सब की कोई वैल्यू नहीं थी। मही ने उसके गले में अपने हाथ डालते हुए नाराजगी से कहा, मैं आपका इंतजार कर रही थी, आपने मेरा फोन भी नहीं उठाया। मृत्युंजय ने इस बीच मही को कमरे पकड़ा हुआ था। वो अपनी सख्त और धीमी आवाज में कहा, क्यों डर लग रहा था? इस पर मही उसे देखने लगी। हाँ, वो डर तो गई थी जब वो लेट हो गया था, क्योंकि वो गया भी तो गुस्से में था। मही ने उसे कॉल भी किए, जिसका उसने कोई जवाब नहीं दिया, ठीक वैसे ही जैसे मही ने नहीं दिए थे। उसे रॉकी से पता चला था कि मृत्युंजय एक मीटिंग में है, तब जाकर उसे चैन मिला था। हालांकि बेचैन वो फिर भी थी। मही ने पछतावे के साथ उसे देखा और कहा, पता है मुझे, मैंने गलती की है, मगर जानबूझकर नहीं, कि मुझे लगा कि उन्हें ईशा के बारे में कोई जरूरी बात करनी होगी। अगर मैं आपको बताती तो आप मुझे जाने नहीं देते, इसलिए मैंने सोचा कि आकर आपको बता दूंगी। आई एम सॉरी। मही की सफाई सुनकर मृत्युंजय पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था।
वो वैसे ही सख्त नजरों से उसे देख रहा था, लेकिन उसका गुस्सा जरूर कम हो गया था। मही की मासूम नजरें बस एक बार मृत्युंजय की नीली आंखों से टकरा जाए, फिर उनमें गुस्से की जगह कहाँ बचती थी। वो अपनी मौजूदगी का इतना गहरा असर मृत्युंजय पर डालती थी कि मृत्युंजय गुस्से को तो छोड़ो खुद को भी भूल जाता था। मगर इस बात का इल्म मही को नहीं था। वो जानती ही नहीं थी कि वो क्या कर सकती थी। मही ने देखा जब मृत्युंजय उससे कुछ नहीं कह रहा है तो उसने आगे बढ़कर कहा, क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे? मही ने बड़ी उम्मीद से उसे देखा, मगर मृत्युंजय ने कुछ नहीं कहा। वो उसकी उम्मीद भरी नजरों को देखने लगा। मही को कहा, शायद इस बार मृत्युंजय कुछ ज्यादा ही गुस्सा है, इसलिए वो उसके गले में पड़े अपने हाथ हटाने लगी। मगर तभी मृत्युंजय ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बेड के बीचों बीच बैठाते हुए उसे अपने दोनों हाथों के बीच कैद करते हुए उसके आंखों में देखते हुए धीमी और इंटेंस आवाज में कहा, मैं माफी नहीं, सजा देता हूँ बीबी। इस पर मही ने बड़ी मासूमियत से एक दो बार पलक झपकाते हुए कहा, कैसी सजा? मही की इस पल के झपकाती वो आंखें उफ मानो मृत्युंजय के बहके जज्बातों को हवा दे दी हो। मृत्युंजय ने उसके चेहरे पर आते बालों को पीछे करते हुए उसके होठों के करीब जाते हुए अपनी गहरी और सरगोशी से कहा, हम अभी पता चला जाएगा। फिर जरा सी दूरी को पूरा करते हुए उसने उसके नाजुक होठों को थाम लिया। मही, जिसकी धड़कनें मृत्युंजय की बातों से बढ़ चुकी थी, वो एक पल के लिए अपनी पलकें झपकाना भी भूल गई। इधर मृत्युंजय ने जब होठों पर जरा सख्ती दिखाना शुरू की तो मही ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसका एक हाथ जो पहले मृत्युंजय के सीने पर रखा रहा उससे उसने मृत्युंजय की टी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। मृत्युंजय का एक हाथ जो मही के चेहरे पर पास था उसने उसे नीचे की तरफ ले जाते हुए मही की कमर को पकड़ा और उसे अपने नजदीक खींच लिया। मही का हाथ जो मृत्युंजय के सीने पर रखा था वो उन दोनों के बीच दबकर रह गया। मही को लग रहा था कि मृत्युंजय वाकई उसे सजा दे रहा हो। इस पल उसे आशुतोष के लिए अपना कंसर्न याद आ गया। उसे लग रहा था कि जैसे मृत्युंजय उसे इसी बात की सजा दे रहा हो। वो बहुत डोमिनेंट था और सख्ती से मही को किस कर रहा था। मृत्युंजय कितना रफ था ये मही की पल पल उसकी टी शर्ट पर कसती पकड़ साफ जाहिर कर रही थी। मृत्युंजय का एक हाथ जो उसकी कमर पर रखा था उसी से उसने उसके दुपट्टे को उसके कंधे से हटा दिया और फिर वो हाथ मही के सिर के पीछे ले जाकर उसकी बालों के बीच फंसा लिया। इधर मही अब उससे दूर होने के लिए मचलने लगी, मगर मृत्युंजय ने उसे तब जाकर छोड़ा जब उसका सांस लेना दुश्वार हो गया। वो तो अब अपनी सांसों के लिए भी उसकी मोहताज ही गई। मृत्युंजय के छोड़ते ही मही गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसके सीने पर अपना सिर रख लिया। उसका एक हाथ अभी भी मृत्युंजय के सीने पर ही था और दूसरा बेड की चादर को अपनी मुट्ठी में पकड़ा था। मृत्युंजय ने उसे ब्रीथलेस देखते हुए उसके बालों को सहलाने लगा। जब थोड़ी देर बाद मही नॉर्मल हुई तो उसने अपना सिर उसके सीने से हटाया और अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोली, आपकी सजा पूरी हो गई हो तो चलकर खाना खा ले। इतना कहकर वो उठने लगी तो मृत्युंजय ने दोबारा उसे अपने करीब खींच लिया। इस बार मही बेड पर गिर गई। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन फिर उसकी आंखें देखकर कुछ कह नहीं पाए। एक सिरहंसी मही की बॉडी में दौड़ने लगी, क्योंकि मृत्युंजय की नीली आंखें नशे में डूबी हुई थी। इतना नशा तो उसे वाइन पीकर नहीं चढ़ा था जितना मही के होठों के छूने भर से हो गया। मृत्युंजय ने उसकी बेहद नाजुक उंगलियों को अपनी सख्त उंगलियों के बीच फंसाते हुए सख्त और गहरी आवाज में कहा, सजा अभी बाकी है। इस पर मही ने अपनी घबराई हुई आंखों से उसे देखा। जब वो सिर्फ उसकी एक किस को नहीं झेल पाई तो इससे आगे सोचकर मही के गूंजबम्स आ रहे थे। मृत्युंजय ने कमरे में जलती लाइट को ऑफ किया और उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों के बीच कसकर पकड़ते हुए उसकी नेक के पास अपने जुनून से भरी निशानियां उसे देने लगा। मही ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकल गई। मृत्युंजय की जुनूनियत में मही का हाल बेहाल था। वो उसके आगोश में सिमटी हुई थी। उसके होठ पहले ही लाल थे और अब उसकी नेक के आसपास भी लाल निशान ने अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि उसके चेहरे पर भी लाल सिंदूरी रंगत फैली हुई थी। कुछ ही देर की बात थी और अब मृत्युंजय की टी शर्ट भी उसके शरीर से अलग पड़ी थी और उसके पास ही मही का सूट बहुत बुरी हालत में पड़ा था। मही की सिसकियां और गहरी सांसों का सिलसिला अभी तो शुरू हुआ था, लेकिन अब मही और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसकी तो मानो सारी जान ही निकाल ली हो। नीचे डाइनिंग टेबल पर खाना मही और मृत्युंजय की राह देखता रहा गया, जो अब नीचे आए ही नहीं। च 103 निकिता का गुस्सा, शॉपिंग फॉर हेड किस। रात का वक्त, मही बेड पर अकेली सो रही थी। उसकी गहरी सांसों की आवाज बता रही थी कि वो बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी। मृत्युंजय उसके करीब तो नहीं आया था क्योंकि उसका अभी अभी अबॉर्शन हुआ था, इसलिए ये सेफ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उसे सताने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी थी। इसलिए तो वो थककर चैन की नींद सो रही थी। बेहद मुश्किल था मृत्युंजय को खुद को रोकना, क्योंकि उसके करीब आकर उसका खुद पर काबू भी नहीं रहता था।
मही के ऊपर एक ब्लैंकेट पड़ा था जिसमें उसका छोटा सा चेहरा और उसके हाथ बाहर थे और उसमें उसके गर्दन पर बने शिद्दत भरे निशानों के साथ ब्लैक स्ट्रैप नजर आ रही थी। कमरे में एक बिल्कुल हल्की पीली लाइट जल रही थी जो मही को सुकून दे रही थी। मही की प्रॉब्लम की वजह से कमरे में अक्सर हल्की लाइट ही जलती थी। इधर मृत्युंजय विंडो की तरफ खड़ा था, उसके एक हाथ में वही टैब था और दूसरे हाथ में सिगरेट, जिसे जलाया तो जरूर गया था मगर अब तक होठों से नहीं लगाया था। वो उस टैब पर कुछ देख रहा था, ये कोई वीडियो था और शायद इम्पोर्टेंट भी था। मृत्युंजय उस वीडियो को देखकर किसी सोच में डूबा था, तभी उसका फोन रिंग करने लगा। इससे पहले कि मही के कानों तक उसकी आवाज पहुंचती और उसकी नींद टूटती, मृत्युंजय ने फोन उठा लिया और अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया। उधर से केशव मृत्युंजय को लंदन की सारी अपडेट दे रहा था। मृत्युंजय उसकी बात सुनते हुए बेड की तरफ आया, तभी उसकी नजर मही की नीली हथेली पर पड़ी। उसने ड्रॉर से एक जेल निकालते हुए केशव से अपनी सर्द आवाज में कहा, कम बैक टू इंडिया, और फिर अपना ब्लूटूथ निकालकर टेबल पर रख दिया। फिर वही बेड पर बैठकर वो जेल मही के हाथ पर लगा दिया, फिर उसकी कलाई पर भी लगाया जहां शाम के वक्त उसके पकड़ने से निशान बन गए थे। शाम के वक्त मृत्युंजय ने उसकी सारी बातें सुनी थी। आशुतोष से उसकी क्या बात हुई ये भी मृत्युंजय को पता था, क्योंकि मही का फोन मृत्युंजय ने हैक कर रखा था और इसलिए उसे उसकी लोकेशन, उसकी फोन कॉल सबका पता रहता था। और उसके फोन में लगे स्पीकर से ही उसने मही की बातें सुनी थी, जिसे सुनकर उसे गुस्सा आया था। फ्लैशबैक। आशुतोष से बात करने के बाद मही सोचने लगी कि वो क्या करे। उसने खुद से कहा, जाऊं या ना जाऊं, एक बार चलकर देखना चाहिए, हो सकता है कोई जरूरी बात हो। उधर ओसीएफ में अपनी चेयर पर बैठा मृत्युंजय अपने कान में लगे ब्लूटूथ से उसकी सारी बातें सुन रहा था। उसका चेहरा सर्द था और उसके हाथों में पेपर वेट था। ग्लोरी में मही अपनी चेयर से उठी, फिर कुछ सोचकर बोली, उन्हें फोन कर लूं क्या? नहीं, अगर उन्हें पता चला तो जाने नहीं देंगे। ये कहते हुए मही कैबिन से बाहर जाने को हुई, लेकिन रुक गई। नहीं, यहां से नहीं, कहीं और से जाना होगा। यहां से जाऊंगी तो उनके गार्ड्स देख लेंगे, फिर वो मुझे जाने नहीं देंगे। एक काम करती हूँ, पीछे से जाती हूँ, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। ये कहते हुए वो पीछे से अपनी कार लेकर चली गई। इधर मही की बात सुनकर मृत्युंजय के हाथ में वो पेपर वेट उसके गुस्से का शिकार हो चुका था। मृत्युंजय के कान में उसकी बातें गूंजने लगी, पीछे से जाती हूँ, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। इसी बात को सुनकर उसका गुस्सा भड़क उठा था। फ्लैशबैक एंड। मृत्युंजय ने मही के फोरहेड पर किस किया, फिर उसे अपनी बाहों में भरते हुए आंखें बंद कर ली। अगली सुबह एक होटल के कमरे में संजय गहरी नींद में सो रहा था और उसके पास आर्या सो रही थी। वो दोनों ही नेक थे और आर्या की गर्दन पर लाल निशान थे। धीरे धीरे संजय की आंख खुली, उसके सिर में तेज दर्द उठा। उसने अपना सिर झटकते हुए दूसरी तरफ देखा तो उसकी नजर आर्या पर गई। वो आर्या को यहाँ देखकर हैरान रह गया। उसने एक बार आंखें बंद करके दोबारा खोला कि शायद ये सब सिर्फ एक सपना हो, लेकिन ऐसा नहीं था, वो सच था, वो आर्या ही थी। संजय हैरान रह गया। उन दोनों ही हालत कल रात का सारी कहानी बयां कर चुकी थी। संजय ने उठकर जल्दी से अपने कपड़े पहने, फिर आर्या को उठाया। अरु उठो। आर्या की नींद भी टूट गई। उसने अपनी आंखें खोली और संजय को देखा। उसे देखकर वो एक पल के लिए घबरा गई और उठकर बैठ गई। उसे खुद से घबराता देख संजय को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को निकाल लिया हो। संजय ने अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ा और कहा, अरु मैं हूँ संजय, तुम्हारा इडियट, कल क्या हुआ बताओ मुझे। आर्या उसके इतना प्यार से बात करने पर पहले तो उसे देखने लगी, मगर फिर वो रोते हुए उसके गले लग गई। संजय को अब खुद पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इसकी वजह वो खुद था। उसने आर्या के बालों को सहलाते हुए कहा, अरु प्लीज बताओ मुझे क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो। आर्या वैसे ही उसके गले लगकर रोती रही, मगर उसने कुछ बताया नहीं। जब थोड़ी देर बाद वो शांत हुई तो उससे अलग होकर बोली, मुझे घर जाना है। उसकी बात सुनकर संजय को बहुत बुरा लगा। उसने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद आर्या और संजय कार में थे। पहली बार उनके होते हुए भी कार में इतनी खामोशी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर अब शायद सब कुछ खराब हो चुका था। संजय को याद नहीं आ रहा था कि कल आखिर हुआ क्या। वो होटल गया था, वो भी एक बिजनेस मीटिंग के लिए, जो कि नीरा शर्मा के साथ थी। फिर उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं था। संजय ने अपनी कार आर्या के घर के सामने आकर रोकी तो आर्या बिना उसकी तरफ देखे कार से निकल गई। संजय ने एक गहरी सांस लेते हुए कार आगे बढ़ा दी। इधर मृत्युंजय के कमरे में मही की जब नींद खुली तो उसे खुद पर किसी की पकड़ का एहसास हुआ, जो बेशक तंग थी, मगर इसमें दर्द नहीं था। मही ने अपनी आंखें खोली और नीचे की तरफ देखा, जहां मृत्युंजय का हाथ उसकी कमर के पास लिपटा हुआ था। उसके ऊपर ही उसका हाथ रखा था। मही का हाथ उसके हाथ के सामने बिल्कुल बच्चों की तरह लगता था। उसे न जाने क्या सूझा, वो मृत्युंजय की हथेली के ऊपर अपनी हथेली लगाकर देखने लगी। मृत्युंजय की हथेली बड़ी सख्त और मजबूत नजर आ रही थी, जिस पर उसकी हरी उभरी नसें नजर आ रही थी, और मही को हथेली बेहद नाजुक और सॉफ्ट थी।
मही ये देखकर मुस्कुरा दी, वो एक दूसरे अलग होते हुए एक दूसरे के बेहद करीब थे। मही अब मृत्युंजय की तरफ मुड़ने लगी। मृत्युंजय शर्टलेस ही था और अब मही उसके साथ ऐसे भी कंफर्टेबल थी। मही ने ध्यान नहीं दिया कि उसके मुड़ते ही मृत्युंजय की पकड़ कुछ ढीली हुई थी और मुड़ने के बाद दोबारा तंग हो चुकी थी। मही की नज़र मृत्युंजय के चेहरे पर गई। सोते हुए भी उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, मगर हाँ, शांति बहुत थी। उसे ऐसे देखते हुए मही को हॉस्पिटल में नर्स और डॉक्टर की हरकत याद आ गई। जिस नज़र से वो मृत्युंजय को देख रही थी, वैसी नज़रों से तो उसने कभी मृत्युंजय को नहीं देखा था, जबकि वो उसका पति था। मही की नज़र तो उसके चेहरे के अलावा कहीं जाती ही नहीं थी, और जाती भी तो भी वो उन नज़रों की तरह नहीं होती थी जैसी उन डॉक्टर की थी। खैर, मही ने उनके बारे सोचते हुए अपना सिर झटका, फिर उसने थोड़ा सा उठकर कहा, सुनिए। मगर मृत्युंजय ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और न ही उसने अपनी आंखें खोली। मही समझ गई कि वो सो रहा है, इसलिए उसने बहुत प्यार से उसके माथे पर बिखरे बालों को पीछे किया, फिर अपने होंठ उसके माथे पर रख दिए और मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग एफबी। एफबी तो मृत्युंजय का निक नेम बन चुका था, जिसे मही उसके सामने नहीं बुलाती थी। वो अब वहां से उठने लगी, लेकिन मृत्युंजय के हाथों के बीच फंसी मही निकल नहीं पाई। उसने सीधा होकर धीरे से मृत्युंजय का हाथ हटाया ताकि उसकी नींद न खराब हो। मही जानती थी कि मृत्युंजय कितना काम करता है, इसलिए बहुत कम ही ऐसा होता था कि वो उसके जागने के बाद भी सोता रहे, वरना तो वो सुबह सुबह उससे पहले ही उठ जाता था। और अब जब वो सो रहा था तो मही उसे उठाना नहीं चाहती थी। उसने आराम से मृत्युंजय का हाथ हटाया और फिर उठकर बैठ गई। उसने अपने बालों का जुड़ा बनाया, फिर उठ गई। यहाँ मृत्युंजय के चेहरे पर एक बेहद छोटी सी मुस्कुराहट आकर चली गई। वो उठ तो तभी गया था जब मही उसके हाथ की हथेली से अपनी हथेली को नाप रही थी। यहाँ मही नहाकर और साड़ी पहनकर बाहर आई। उसने डार्क नेवी ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिस पर सिल्वर कलर का ब्लाउज पहना हुआ था। गले में सिर्फ एक मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर के अलावा दूसरा कुछ भी एक्स्ट्रा न तो उसने लगाया था और न ही पहना था। मही ने बेड की तरफ देखा, जो बिल्कुल ठीक ठाक था। वहां मृत्युंजय नहीं था। मही समझ गई कि वो जिम में ही गया होगा, इसलिए वो नीचे की तरफ आ गई। मही सबसे पहले मंदिर की तरफ गई। उसने वहां दीपक जलाया, फिर आरती के बाद थाली में रखा टिका लेकर पहले अपने माथे पर लगाया, फिर मांग में लगा दिया। मही के आरती वक्त वहां लगभग सभी आ चुके थे। उन सबने भी आरती ली और हाथ जोड़कर एक तरफ खड़े हो गए। तभी निकिता नीचे आई। वो मही के पास आकर बोली, लेट हो गई भाभी। तभी मही ने कहा, कोई बात नहीं, ये लो आरती ले लो। इस पर निकिता ने अपना हाथ आगे किया ही था, तभी दादी बोली, जल्दी उठने की आदत डाल लो निकिता, यहाँ इतनी देर तक नहीं सोया जाता। उनकी बात सुनकर निकिता ने उनसे कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो निर्मल जी ने उसे इशारे से मना कर दिया, तो निकिता ने फिर बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। तभी दादी वहां से चली गई। उनके जाने के बाद निकिता ने खुद से कहा, लेट क्यों उठी, अब जब इनका पोता टाइम से नहीं आएगा तो लेट ही उठूंगी ना। उसकी बात सुनकर मही, जो उसके पास ही खड़ी थी, वो मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट देखकर निकिता बोली, मुस्कुराए मत भाभी, आपको पता है वो 12 बजे आया था, 12 बजे तक तो मेरी आधी नींद पूरी हो चुकी होती। उसकी बात सुनकर मही ने सिर हिलाते हुए बोला, फिक्र मत करो विवान भैया टाइम से आ जाते हैं, कल उन्हें कोई जरूरी काम होगा। इस पर निकिता ने कहा, आप ये सब छोड़िए और ये बताएं मॉल कितने बजे चलना है। इस पर मही ने कहा, ब्रेकफास्ट के बाद चलते हैं। तो निकिता अपना सिर हिलाकर वहां से चली गई। मही भी मंदिर की तरफ चली गई। आज नवरात्रि का 5वां दिन था और बस कुछ दिनों बाद दुर्गा पूजा शुरू होने वाली थी, इसलिए मही शॉपिंग के लिए जाने वाली थी। बंगालियों में दुर्गा पूजा का इतना क्रेज था कि वो जी भर के शॉपिंग करते थे और न जाने कहां से उनके इतनी एनर्जी आती थी कि वो जरा भी थकते नहीं थे। अब मही भी एक बंगाली थी, इसलिए ये आदत तो उसमें भी थी। हर साल वो दुर्गा पूजा पर अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर देती थी और दुर्गा पूजा से 2 दिन पहले वो और दादी दोनों मिलकर अपनी शॉपिंग शुरू कर देती थी। वैसे ही आज भी वो दुर्गा पूजा के लिए शॉपिंग पर जाने वाली थी। मृत्युंजय और बाकी सब ऑफिस की तरफ जा चुके थे और उसके बाद मही निकिता के साथ शॉपिंग पर गई थी। उन दोनों के साथ आदि, अक्षय और अन्नी भी थे, जो मॉल सिर्फ मूवी देखने के मकसद से आए थे। वही शुभ मैंशन से सीधा मॉल पहुंच गया था। मॉल में निकिता तो अपने लिए एक ड्रेस देखने लगी, तो मही उससे बोली, निकिता तुम ये देखो, जब तक मैं दुर्गा पूजा के लिए सामान देख लेती हूँ। इस पर निकिता ने अपना सिर हिला दिया। इधर शुभ ने अपनी लिस्ट भी मही को दे दी थी ताकि वो सब कुछ ले ले और फिर वो खुद सबके साथ मूवी का टिकट लेकर थिएटर में चला गया। इधर मही दुर्गा पूजा का सामना देखने लगी। इसी में उसे 2-3 घंटे लग जाने थे। मही ने देख परख कर सारे सामान ले लिया। वो इन सब मामलों में गलती बर्दाश्त नहीं करती थी।
मही सारा सामान खरीदकर निकिता की तरफ जाने लगी, तभी दूर से उसकी नज़र एक ब्रेसलेट पर पड़ी जो ग्लास के अंदर रखा बहुत चमक रहा था। ये ब्रेसलेट डायमंड का था जिसके बीच में एक शेर के चेहरे की तरह डिजाइन किया गया चेहरा था। मही उसे देखकर उस तरफ आ गई। उसने एक स्टाफ से कहकर उसे निकालने को कहा। उस स्टाफ ने ब्रेसलेट निकालकर मही को दे दिया। मही ने उसे देखा। उस ब्रेसलेट को खोलने के लिए एक पासवर्ड था जिसमें कुछ अल्फाबेट टाइप करने पड़ते थे। मही को ये मृत्युंजय के लिए बहुत पसंद आया। उसके उस स्टाफ से कहा, इसका प्राइस क्या है? इस पर वो स्टाफ बोली, 5 लाख। पूजा का सामान खरीदने के बाद उसके पास इतना ही अमाउंट बचा था। अगर वो ये ब्रेसलेट खरीद लेती है तो फिर उसका अकाउंट खाली हो जाता। मही ने ज्यादा नहीं सोचा, उसने इसे भी पैक करने को कह दिया। वो पहली बार मृत्युंजय के लिए कुछ खरीद रही थी इसलिए उसे पैसों की फिक्र नहीं थी। वैसे उसने इतनी महंगी चीजें कभी नहीं खरीदी थी। उसने हमेशा से एक मिडिल क्लास लाइफ को जिया था, ये जानते हुए भी कि वो लाख रुपए भी अफोर्ड कर सकती है। मही ने खुद पर कभी खर्च करने की कोशिश नहीं की। हाँ, पर अपने भाई के लिए कुछ भी लेते वक्त वो पैसों का ख्याल नहीं करती थी, लेकिन फिर भी इतना महंगा पहली बार ले रही थी। मही उस ब्रेसलेट को लेकर निकिता की तरफ जाने लगी, तभी वहां निकिता को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो कुछ लोगों से लड़ रही थी। मही जल्दी से निकिता के पास आए और उसे पकड़ते हुए बोली, निकिता क्या कर रही हो? इस पर निकिता बोली, छोड़ दीजिए भाभी, इन लोगों को तो मैं बताती हूँ इनकी हिम्मत कैसे मुझसे बदतमीजी करने की। सामने खड़ा एक लड़का बोला, ओह हेलो मैडम, हमने कुछ नहीं किया, बेवजह क्यों झगड़ रही हो? तभी दूसरा लड़का बोला, और तुम कोई इतनी भी खूबसूरत नहीं हो जो हम तुम्हारे पीछे आए। निकिता को उसकी ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो बोली, मैं तुझे अभी बताती हूँ। तभी मही ने उसे पकड़ते हुए कहा, निकिता रहने दो, छोड़ो। उसी वक्त बाकी सब भी वहां आ गए। उनकी मूवी भी खत्म हो गई थी। अभिषेक ने पूछा, क्या हुआ भाभी? माँ भाभी इतने गुस्से में क्यों है? इस पर मही ने कहा, कुछ नहीं, यहाँ से चलो। वो दोनों लड़के एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और उनकी इस मुस्कुराहट से निकिता चिढ़ते हुए बोली, अगर दोबारा मेरे सामने आए तो छोड़ूंगी नहीं। निकिता का इरादा उन दोनों लड़कों मारने का था, लेकिन मही और अक्षय ने उसे पकड़ा हुआ था और वो ही उसे लेकर जा रहे थे। तभी पीछे से वो लड़के बोले, पता नहीं ये लड़कियां खुद को समझती क्या है, वैसे है तो खूबसूरत क्यों है ना। ये कहते हुए वो दोनों हंसने लगे और उनकी ये बात सुनकर निकिता के साथ सभी को बहुत गुस्सा आया, मगर मही के मना करने पर सब चुपचाप वहां से जाने लगे। तभी फिर से उनमें से एक लड़का बोला, अभी देखो कैसे लड़ रही थी और अब देखो बेचारे कैसे भाग रहे हैं। पोअगर लड़ना आता नहीं फिर भी कोशिश करती है। अगर मैंने कुछ किया होता तो सिर्फ चिल्लाते रह जाती, मगर कुछ। उसने अभी इतना ही कहा था तभी एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर आकर लगा। सब उधर हैरानी से देखने लगे। खुद निकिता भी हैरान होकर देखने लगी क्योंकि थप्पड़ मही ने मारा था। इस वक्त वो बहुत गुस्से में थी। अचानक अपने दोस्त के थप्पड़ पड़ता देख वो लड़का गुस्से से मही से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त के थप्पड़ मारने की? इस पर मही ने जवाब में उसे भी एक थप्पड़ मारते हुए कहा, ऐसे ऐसे हिम्मत हुई मेरी तुम्हारे दोस्त को थप्पड़ मारने की? उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से मही पर हाथ उठाने के लिए अपना हाथ आगे किया कि मही ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और एक थप्पड़ उसके गाल पर लगा दिया। निकिता आदि अक्षय और अभिषेक सब उसे हैरानी से देखने लगे। आज तक उन्होंने मही का शांत रूप ही देखा था जो लड़ाई झगड़े से दूर थी, मगर आज पहली बार वो उसे गुस्से में देख रहे थे। उन सबको होश में लाते हुए शुभ बोला, जमकर मत खड़े रही, दी को पकड़ो। शुभ की बात सुनकर सब उस तरफ जाने लगे तो निकिता ने उन सब से कहा, एक मिनट जरा मुझे भी हाथ साफ कर लेने दो फिर रोक लेना। और ये कहते हुए वो भी मही ले पास चली गई। इधर वो दूसरा लड़का मही को पकड़ने जा रहा था तो उसे निकिता ने पकड़कर एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, तुझे भी अपनी दोस्त की तरह मार खानी है। निकिता से थप्पड़ खाकर वो चुप हो गया और नमे सिर हिलाने लगा। तभी निकिता ने दूसरा थप्पड़ लगाते हुए कहा, तो चुपचाप यहाँ खड़ा नहीं रह सकता। इस पर इस लड़के ने अपने दूसरे गाल पर हाथ रखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। इधर मही ने उस लड़के के हाथ को और तेज मरोड़ते हुए कहा, लड़कियां कमजोर नहीं होती है, वो लड़ना जानती है और जीतना भी। ये कहते हुए मही ने उसे छोड़ दिया। तभी शुभ ने उसे पकड़ते हुए कहा, अब रहने दो दी। इस पर मही ने गुस्से से कहा, नहीं शुभ, उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। इनकी हिम्मत कैसे हुई निकिता के बारे में ऐसे बात करने की। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगी तो फिर अक्षय ने उसे पकड़ते हुए कहा, भाभी माँ अब छोड़िए, जाने भी दीजिए, देखिए बेचारे डर गए हैं, सॉरी भी बोल देंगे, बोलो सॉरी बोलो। वो दोनों लड़के डर तो गए थे क्योंकि इतना तो वो अपने घर वालों से नहीं पिटे थे जितना उसने मार दिया था। उन दोनों ने अपने कान पकड़कर कहा, सॉरी दीदी। मही ने तो कुछ नहीं कहा मगर निकिता ने उनका कॉलर पकड़कर कहा, अब आगे से किसी लड़की के साथ बदतमीजी मत करना, समझे? चलो जाओ।
उसकी पकड़ से छूटते ही वो दोनों लड़के वहां से भाग गए। इधर ये सब फूड कॉर्नर की तरफ आ गए जहां सभी ने अपने अपने पसंद का ऑर्डर कर दिया। मही ने वेजिटेबल सूप ऑर्डर किया था क्योंकि वो अभी ऐसा ही फीका फीका खाना खा रही थी। अभी उसे घर का खाना भी नहीं दिया गया था। आदि मही को देखते हुए बोला, भाभी माँ आपने तो कितना मारा उन लड़कों को, लेकिन आपको तो वायलेंस पसंद नहीं है। इस पर मही ने कहा, हाँ वो तो मुझे अभी भी पसंद नहीं है, लेकिन अगर कोई इसे हमारी कमजोरी समझने लगे तो उसकी ये गलत फहमी दूर करना भी बहुत जरूरी है। बस एक बात याद रखो, किसी पर हाथ तब तक नहीं उठाना चाहिए जब तक इसकी जरूरत न हो। अगर कोई बात बिना लड़े भी सॉल्व हो सकती है तो फिर बेमतलब मैं किसी क्यों लड़ना। उसकी बात सुनकर निकिता ने कहा, सही कहा, मगर इन जैसे लोग ये बात समझते कहाँ है। ये लातों के भूत थे जो बातों से नहीं मानने वाले। निकिता की बातों में अभी भी उन लड़कों के लिए गुस्सा था। दरअसल जब निकिता अपने कपड़े देख रही थी तब वो दोनों लड़के उसके पास आकर खड़े हो गए। निकिता जहां जहां जा रही थी वो उसी के पास आ रहे थे और हद तो तब हो गई जब वो उसके हाथ से ड्रेस छीन कर देखने लगे। निकिता को उनकी हरकतों पर सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था।